मैं आज अपनी बात हिंदी में रखूंगा और शुरुआत करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, जो उन्होंने योग के विषय में कहा। मोदी जी कहते हैं, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने के लिए है। तो जो उद्देश्य योग के अपनी 2-3 लाइनों में मोदी जी ने बताए, वह केवल इतना नहीं है कि इसमें आपको अपने आप को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, सिर्फ इसलिए योग है, बल्कि ये विश्व को एकता की भावना के साथ जोड़ता है। क्योंकि योग ये नहीं देखता कि जाति क्या है, वर्ण क्या है और लिंग भेद क्या है। ये सबके साथ एक समान जो है काम करता है। तो उससे जो सभी के लिए एक समान काम करे, वो एकता की भावना को जोड़ता है और एकता की भावना को बढ़ाता है। तो पूरे संसार को हम एक कर सकते हैं, एक ही माला में पिरो सकते हैं, यदि हम सभी को योग करा सके। तो बहुत कम शब्दों में मोदी जी ने बहुत बड़ी बातें कही योग के बारे में। इसके बाद आप सब आज इस योग दिवस पर जुड़े, आप सबका स्वागत है, आभार है। आप सबके लिए शुभ दोपहर रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सुश्री रमा बंसल जी और सुश्री रितु मिश्रा जी, दोनों योग शिक्षकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आप हमारे कहने पर इस शिविर में आए और अब आपकी जो एक्सपर्टीज है वो सभी आगे हम देखेंगे इस वेबिनार के माध्यम से और योग के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि ट्रिनिटी के एनएसएस सेल के सभी छात्र इसमें जुड़े हैं। मुझे बताया गया है कि अब अभिभावक भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का और स्टाफ के सदस्यों का मैं इस आयोजन में स्वागत करता हूं कि आप सब इस आयोजन में आए और हम जो भी आज लाभ की चीजें इस सत्र में हमें मिलने जाएंगी, हम कोशिश करेंगे कि उसे जीवन भर अपने साथ रखें और केवल सांकेतिक जो है वो हम योग दिवस ना बनाए, जो कि आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निमित्त किया गया है, बल्कि योग को जीवन भर अपने साथ जोड़कर रखें। मैं बताना चाहूँगा कि योग की जो नींव है वो कोई आज से नहीं रखी गई। लगभग 5000 साल पहले योग की नींव रखी गई उत्तरी भारत में। और योग का जो जिक्र है वो हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो कि 5000 साल पुराना है और सबसे पुराने धार्मिक लेखों में से एक है। योग जो है वो संस्कृत मूल का शब्द है, जो युज जो है उससे आया है। संस्कृत मूल के शब्द युज से योग बना है, जिसका अर्थ ही अपने आप में जुड़ना और एकजुट होना है। योग एक प्राचीन प्रथा है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। और वो सुधार हम किस तरीके से कर सकते हैं? वो हम सुधार कर सकते हैं स्वास्थ्य द्वारा, लचीलेपन द्वारा और अपने अंदर ऊर्जा और शक्ति बढ़ाकर। और ये सभी बातें जो हैं हमें योग की प्रैक्टिस करने से आती है। हमारे शरीर में ये बढ़ती है और हमारा शरीर ज़्यादा ओजस्वी बनता है जब हम योग करते हैं। योग में वैसे तो अष्टांग योग है, बट अष्टांग योग में से जो
प्रचलित योग ज्यादा हैं, जो जनमानस और आम आदमी में हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रचलित है, तो वह है प्राणायाम और आसन। अगर हम ये दो भी अपने जीवन में ढाल लें, प्राणायाम और आसन, तो मुझे लगता है एक जो कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, जो आप और हम हैं, हमारे लिए ये दो ही काफी है। अष्टांग योग को पूरा करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा की शुरुआत की। श्री मोदी जी ने 21 जून की तारीख की पेशकश की। यह देखते हुए 21 जून की पेशकश की गई उनके द्वारा कि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है और उत्तरी गोलार्ध और दुनिया के कई क्षेत्रों में इसका एक विशेष अर्थ है। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन भारत में आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। इस आयोजन के माध्यम से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे गए। पहला था, इसमें 35,985 35,985 people participated in this program. So this was one of the world record that so many people at once had participated in this. और दूसरा जो है, इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो बना 84 राष्ट्र इस जो है कार्यक्रम में जुड़े। 84 countries also had participated in that program, which was held on the first International Yoga Day on 21st June 2015. So ये दो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड भी भारत में कायम किए, और इसका आयोजन जैसे मैंने बताया आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के साथ लाने पर केंद्रित करता है, उसके सामंजस्य पर केंद्रित करता है। यह विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विषयों से बना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं वह श्वास और आसन है, जो योग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, और वो ही हमें जो है सिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपने शरीर को ज्यादा बलिष्ठ, बलवान और रोग मुक्त कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 5 प्राणायाम ऐसे हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी आपके एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है वो भस्त्रिका है। भस्त्रिका से शुरुआत होती है प्राणायाम करने की, और जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम से हृदय रोग जो है उससे भी निजात और छुटकारा मिलता है। जो लोग नित्य भस्त्रिका करते हैं उन्हें हृदय रोग, जिसे हार्ट डिजीज कहते हैं, उसे होने की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। दूसरा प्राणायाम जो मैं बताना चाहूँगा वह है कपालभाति। कपालभाति स्टमक की सभी तरह की परेशानियों को दूर करने वाला है। कपालभाति से हम अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और बार बार कपालभाति करने से हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, और हमारे ब्लड के हर एक सेल में ऑक्सीजन का ज़्यादा संचार होता है। आपने देखा होगा कि एक
टर्म आई थी सैचुरेशन लेवल, बताइए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। जो अभी कोविड चला उसमें हमने बहुत ज़्यादा अपनी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पर हमने बात करी और उसको बार बार देखा कि वो कैसे 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है। ये क्या था? ये बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो कितने परसेंट अपने अंदर ऑक्सीजन को रख पाती है, वह है सैचुरेशन लेवल। अगर हम अपनी बॉडी में 95% एंड अबव ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर पाते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वह अच्छा माना जाता है, और उससे कम जो है उसे खतरनाक माना जाता है। तो बात ये आई कि अगर वो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या रहा जिससे सैचुरेशन नहीं हुई और वो डिप करना शुरू हो गया, तो बॉडी में क्या रहा, क्या चीज रही? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा शरीर में रुकना शुरू कर देती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम रुकना शुरू कर देती है, तो हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डिप कर जाती है और खतरनाक जो वायु है वो हमारे शरीर में ज्यादा रहती है, जो पॉइजनस होती है, जिससे डेथ हो सकती है। हमें हर दम ऑक्सीजन चाहिए शरीर में, और 95% एंड अबव एक स्वस्थ व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए। उतनी मात्रा में अगर हमारी ऑक्सीजन हमारे अंदर स्टे करती है तो हम स्वस्थ है, नहीं तो इसका मतलब जहरीली गैसेस जो है वो ज्यादा शरीर में आ रही है और उससे जो है हमारी जो है कल को मतलब उससे डेथ तक हो सकती है। दूसरा जो कपालभाति का सबसे बड़ा जो लाभ है वह है कि मॉर्निंग डायरिया बहुत से लोगों को रहता है। मॉर्निंग डायरिया क्या होता है? मॉर्निंग डायरिया होता है जिसमें सुबह के समय मोशन लूज आता है, लूज मोशन होता है, कई बार वाटरी मोशन होता है। तो अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपकी जो स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो आपके डायरिया को भगा देता है, वो मजबूत हो जाता है और आप डायरिया से दूर जाते हैं। तो कोई भी आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है डायरिया के लिए, मॉर्निंग डायरिया के लिए, अगर आप रोज कपालभाति करते हैं। इसी तरीके से जो अनुलोम विलोम है वो बहुत जरूरी है मेमोरी के लिए। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं वो ये बात समझते होंगे कि हम अपने बुजुर्ग लोगों को कहते हैं कि जी आपको याद नहीं रहता, बट अब ये बातें पुरानी हो गई है। अब यंगस्टर्स में भी इतना ज्यादा गैजेट यूज हो रहा है कि उनकी मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म रह गई है, वो भी जल्दी बातें भूलने लग गई हैं। तो जो आप अनुलोम विलोम करेंगे आपकी जो मेमोरी है वो आपकी बेटर हो जाएगी। इसके बाद एक सबसे ज्यादा हमारे यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम है वह रहती है थ्रोट एलर्जी की। क्योंकि आप पिज्ज़ा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आप पास्ता खाते हैं, आप डिफरेंट तरह की सॉसेज यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी गले में दर्द ज्यादा रहने की संभावना बढ़ती है। मैक्सिमम देखिए हमारे यहाँ जो एयर क्वालिटी है वह भी अच्छी नहीं है। शहरों की एयर क्वालिटी की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, थ्रोट एलर्जी होती है, और इसके बाद थ्रोट एलर्जी होती है खाने पीने के स्टाइल से। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी यंगस्टर्स पिज्जा बर्गर और पास्ता खाते होंगे, बट इसका चलन बढ़ा है, और इसके चलन बढ़ने से एक तो हम इफेक्टेड हैं एयर क्वालिटी से, दूसरा हम इफेक्टेड हो जाएं ईटिंग हैबिट से, तो जो थ्रोट है वो एलर्जेटिक रहता है। एलर्जेटिक रहता है तो एंटी एलर्जी एलिग्रा वगैरह अमूमन जो है वो खाने को जो है देखने को मिलती है कि लोग
एरिग्रा खाते रहते हैं ताकि किसी तरीके से थ्रोट एलर्जी को जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो अगर आप 4 से 5 मिनट अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आप थ्रोट एलर्जी को दूर भगा सकते हैं। आपको कभी थ्रोट एलर्जी नहीं होगी, कोई सिट्रिजिन आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरीके की एंटी एलर्जी आपको खाने की नहीं मिलेगी, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम उद्गीत एक जो है वो भी प्राणायाम है, वो आपकी जो वॉइस है उसकी एबिलिटी जो है बढ़ाता है। अगर आप डेली उद्गीत करते हैं तो आप शाउट जितना करना चाहें आप उतनी ज्यादा अपनी आवाज निकाल सकते हैं। ये मैं कहता नहीं कि शाउट किसी को करना चाहिए, बट एबिलिटी, स्पोकन एबिलिटी, एबिलिटी टू स्पीक, वो जो है उद्गीत बढ़ाता है। प्राणायाम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कि एक तो स्पीड, आपको जैसी आपकी हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीड को कायम करना जरूरी है। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो अच्छी स्पीड रख सकते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं वो मध्यम जो है ना वो स्पीड रख सकते हैं, और जो काफी बीमार हैं उन्हें अपनी स्पीड बहुत नॉर्मल से भी कम रखनी पड़ेगी। और सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया प्राणायाम की, इस तरह की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी प्राणायाम की जरूरी है। ये नहीं कि पहले ही आप उद्गीत करना शुरू कर दिया और आपने जो है ना भस्त्रिका से शुरू नहीं किया। तो सीक्वेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट important aspect is the time limit. So one pranayam you cannot do for 10 to 15 or 20 minutes. You have to keep a limit. Like if you are doing it for 4 minutes, then do it 4 minutes each and every pranayam. If you are doing it for 2 minutes, do it for 2 minutes. For give 2 minutes to each and every pranayam. Then you can increase the time, and maximum, as per my knowledge, you can go up to 5 minutes for each pranayam. So ये जो मैंने आपको बातें बताई, इसकी समरी ये है कि अगर आप प्राणायाम कर लेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स विद इन द बॉडी है वो दूर होगी। जो जो डिजीजेस इससे दूर होती है वह है आपका डायबिटीज जिसे मधुमेह कहते हैं, ब्लड प्रेशर वो दूर होता है, हार्ट डिजीज दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, गैस्ट्रिक होने से आप बचते हैं, आप जो है एलर्जेटिक होने से आप बचते हैं। तो इसके बहुत बड़े और दूरगामी जो है परिणाम आते हैं अगर आप इसे रोज ढंग से करें। और इसमें कहीं बहुत बड़े बड़े आपको पार्क्स में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक वेंटिलेटेड रूम जहाँ पे वेंटिलेशन हो और बाहर की हवा अंदर आती हो, उस रूम में बैठ के आप कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ मैं आसनों के बारे में भी बता सकता हूँ, पर मैं अब आसनों के बारे में बताऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। हमारे योगा टीचर्स, एक्सपर्ट्स हमारे बीच में हैं, वो सभी अपनी बातें अभी हमारे सामने रखेंगे। मैं जो हमारी इंस्टीट्यूट की निदेशक हैं प्रोफेसर डॉक्टर बरखा बहल, उनका मैं जो है उनको अप्रिशिएट करता हूं और उनको प्रोत्साहित करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में एनएसएस सेल की टीम के साथ मिलकर आज उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को जोड़ा और योग दिवस बनाने की योजना बनाई। मैं आई अप्रिशिएट यू मैडम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट that you have taken this initiative. So dear students और सभी श्रोताएं, मैं आप सबको चाहूँगा कि आप इस योग को अपने साथ जीवन में जोड़ें और स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जो है वो जिए। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, हर दिन इसको करें, चाहे 15 मिनट 20 मिनट करें, बट आप इसको अपना पार्ट बनाएं। खाली पेट ये सब करना होता है, चाहे आप सुबह करें, अगर आपको देर से उठने की आदत है तो देर से उठें, देर से अगर नहीं देर से उठें मतलब देर से अगर उठते भी हैं तब भी इसको करें, और जो है खाली पेट इन सबको करें। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओवर टू द होस्ट प्लीज। Thank you so much, sir. We are really obliged to hear you.